आप सभी का स्वागत है गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज आपके सामने हिंदी भाषा की जो वर्ण विचार है इसका एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें आप खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे और इस एमसीक्यू के मदद से आपका जो वर्ण विचार है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सब कुछ आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे। यदि आप बीपीएससी या बीपीएससी के अंतर्गत जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसकी तैयारियाँ आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। वैसे तो पीडीएफ बहुत बड़ा है, एमसीक्यू और ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस में कितना सही हुआ, और जिस तरह से आगे मैं बढ़ता चला जाऊंगा उस तरह से आप खुद में कमेंट करके अपना जवाब जरूर लिखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए शब्द, ऑप्शन नंबर बी व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी स्वर और ऑप्शन नंबर डी वर्ण। आपको जवाब देना है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वर्ण हो जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। आपको जवाब देना है 52, 50, 40 या 46। अगर मैं इसके ऑप्शन पर जाऊं तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा 52 कैसे हुआ। तो आप जानते ही होंगे कि इसमें 11 स्वर होते हैं, साथ ही 2 आयोग वाह होते हैं, उसके बाद 35 व्यंजन होते हैं और उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अगर आप टोटल को जोड़ोगे तो टोटल 52 यानी 52 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। क्या वो स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है या अक्षर है। आपको बताना चाहेंगे जब स्वतंत्र रूप की बात आई है तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर। जी हाँ, और इसका जवाब है स्वर। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। इस क्वेश्चन को आपके सामने घुमाकर भी पूछ सकता है, स्वर किसे कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि बिना अवरोध और विघ्न बाधा के होता है वही स्वर होता है। जब स्वर की बात ही हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अ, ई, ए। आपको जवाब देना है निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर पर चला जाएगा, यानी कि अ। अगर स्वर के प्रकारों के बारे में बात करें तो आपको जवाब देना है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। 1, 2, 3, 4। आपका जवाब क्या आ रहा है? उत्तर है सी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अ क्या है। आपको जवाब देना है क्या यह स्वर है, व्यंजन है, आयोग वाह है और संयुक्ताक्षर है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि यहाँ पर आयोग वाह की संख्या 2 ही है और वो दोनों हैं अंग और अ। जी हाँ, अंग और अ जो है ये क्या हो जाएगा, आयोग वाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आपको जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अगर स्वर की मैं बात करूँ तो स्वर अ भी होता है, आ भी होता है, छोटी ई भी होती है, उसके बाद बड़ी ई भी होती है, ऊ भी होता है, ऊ भी होता है, ए और ए, ठीक है। उसके बाद ओ भी होता है, औ भी होता है और री भी होता है, ठीक है। इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये भी होता है, यानी कि कुल अगर संख्या देखा जाए तो स्वरों की संख्या 11 है। तो ये सभी ऑप्शन में है, सिर्फ ये नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डी नंबर ऑप्शन स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है मूर्धन्य है, तालव्य है, कंठ है या फिर अनुनासिक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुनासिक। अगला क्वेश्चन है कि अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। आपको जवाब देना है। जैसे क वर्ग में देखें तो क, ख, ग, घ, ड होता है। च वर्ग में देखें तो च, छ, ज, झ, य होता है। ट वर्ग में देखें, त वर्ग में देखें, प वर्ग में देखें, उसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जब व्यंजन की बात ही हुआ है तो आपको ये भी बता देना है कि श, श और ह व्यंजन क्या है।
इसमें से आपको बता देना है। व्यंजनों में मैं बताऊं कि क वर्ग भी होता है, ख वर्ग भी होता है, ट वर्ग भी होता है, ठीक है, और उसके बाद त वर्ग भी होता है, प वर्ग भी होता है, और अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक और होता है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन कौन सा है? तो यही है दोस्तों उष्म व्यंजन, जिसे आप देखेंगे यहाँ पर स, श, श और ह, यहाँ पर बी लॉक हो जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। आपके सामने ये क्वेश्चन है, उत्क्षेप ध्वनि का प्रयोग हुआ है आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। आपको जवाब देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि पढ़ाई में। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इससे तो आप पूरी तरह से परिचित होंगे, तो फिर आप जवाब दे दो ए, बी, सी और डी, यानी कि किन वर्णों के संयोग से बना है, मिलाकर बना है, तो आपको जवाब देना है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अक्षर, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होती है। ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं और ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। आपको जवाब देना है कि इसमें से क्या होगा सही जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना जो है स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, याद भी होगा, 22 नंबर क्वेश्चन को आप देखो, कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है? अभी अभी मैंने आपको बताया है, क्या ए, बी, सी, डी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठस्थ व्यंजन जो है क, ख, ग, घ है, ठीक है। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन बोलकर बनाने वाला। स्वध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? स्वध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी जल्दी बोलो और जवाब दो। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर बी में तालव्य, ऑप्शन नंबर सी में दंतस्य, ऑप्शन नंबर डी में ओष्ठ। आपको जवाब देना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तालव्य, यानी श। बोल कर देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, म। आपको जवाब देना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो च, छ, ज, झ हो जाएगा। जी हाँ, च, छ, ज, झ एक मूर्धन्य ध्वनियाँ है। एक बार फिर से बोलो दोस्तों, त, थ, द, ध, स आदि का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? तालव्य है, दंतस्थ है, मूर्धन्य है या दंतोस्थ है? आपको बता देना है, सही जवाब दीजिएगा। आप बोल कर देखिए, त, थ, द, ध, श। आप बोल कर देखिए, आपको आंसर मालूम चल जाएगा। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी दंतस्थ। आप देखेंगे त, थ, द, ध, दांत से टकरा रहा है ना यहाँ पर। एक और बोलकर जवाब देने वाला सवाल आ गया, त, थ, द, ध, श आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, दंत्य है, मूर्धन्य है या दंतोष्ठ है? आप बोल कर देखो, त, थ, द, ध, स। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, दंत्य, जो कि आप देख लो बोलकर एक बार, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत रोचक सवाल है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो क्या कहलाता है? मूर्धन्य व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, कंठ व्यंजन। आपको जवाब देना है, इसमें से क्या कहलाता है। देखो भाई, जिसमें बताया गया है कि ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ठीक है, उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास की अवरोध होती है। आप एक बार ट्राई कर लो, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि नीचे की होंठ पूरी तरह से काट दी जाए, यदि नीचे की होंठ पूरी तरह से काट दी जाए तो किस ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होगी? मान लो आपका होंठ है ही नहीं, पूरी तरह से कट गया, तो इसमें से जो ध्वनियाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी करके, इसमें से किसके उच्चारण में आपको कठिनाई होगी? ल बिना होंठ के बोल सकते हो, ब, घ, ख। तो यहाँ पर ब जो है बिना होंठ के नहीं बोल सकते हो। आप एक बार बोल कर देख लो, ब यानी होंठ की मदद से ही ये बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। स्वर तंत्रियों के बारे में बात किया गया है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। घोष ध्वनियाँ,
महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ। ये क्वेश्चन आता रहता है बराबर ही, तो आपको जवाब देना है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघोष ध्वनियाँ कहलाता है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उसे अघोष ध्वनियाँ कहते हैं। आपके सामने सवाल ये है कि प्रसन्नता, जो कि आप लोग यूज़ भी करते होंगे, जानते भी होंगे इसे, तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संप्रिक ध्वनि है, या युग्मक ध्वनि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो आप देखोगे प्रसन्नता में संयुक्त ध्वनि हो नहीं सकता, संप्रिक ध्वनि हो नहीं सकता, युग्मक ध्वनि जो है यही होगा प्रसन्नता में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? संप्रिक ध्वनि, या संयुक्त ध्वनि, या युग्मक ध्वनि, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पिछले बार जो आंसर था प्रसन्नता का वो था युग्मक, लेकिन इस बार जो आंसर हो जाएगा संप्रिक हो जाएगा, यानी युग्मक जो है गलत हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने एक और सवाल आ गया जिसमें आपको ये बताना है कि अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, यानी वर्तनी के दृष्टि से जो शुद्ध है उसे बताना है, अशुद्ध है उसे नहीं बताना है। तो आप यहाँ पर बताओगे परमात्मा, ठीक है, परमात्मा, परमात्मा और प्रमात्म। यहाँ पर आप बताओगे कि इसका शुद्ध क्या है। आप लोग लिखते होंगे ना, तो किस तरह से लिखते हो? क्या इस तरह से लिखते हो, इस तरह से, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से? देखो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं परमात्मा, ठीक है, ना कि इस तरह से लिखते हैं प्रमात्मा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखते हैं क्योंकि ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब यहाँ पर शुद्धता की बात आई ही है तो आप बताओ कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ और घनिष्ठ। आपको ये बताना है कि इसमें से शुद्ध क्या लिखते हो, आप इसमें से क्या लिखते हो? क्या ये लिखते हो? तो ये तो बहुत लोग लिखते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को रहने देते हैं। ये लिखते हो, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये तो कभी भी नहीं लिखते हैं। तो लोग जो है इसी में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन सही में आप देखोगे तो घनिष्ठ नहीं होता है बल्कि घनिष्ठ होता है। जब भी हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से घनिष्ठ, ना कि ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। लो आपके सामने एक और आ गया कि इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। इस तरह से आपको बताना है क्या ये शुद्ध रूप है आशीर्वाद, या क्या आशीर्वाद, या आशीर्वाद, या आशीर्वाद। हम लोग देखो हमेशा से लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कैसे लिखते हो लिख कर बताओ। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या अनुस्वार कहते हैं? तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब हम लोग य बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है, दांत होता है, मूर्धा होता है, या तालु होता है? बोल कर देखो, यह जो है तालु पर आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है? 10 है, 11 है, 12 है, या 13 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी स्वरों की जो संख्या है वो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, स्वरों की संख्या हो जाएगा 11, और वही व्यंजन की संख्या अगर देखें तो व्यंजन में जो है 35 व्यंजन हो जाते हैं, जिसमें 4 जो है संयुक्त व्यंजन भी है। तो यहाँ पर और हिंदी में मूलतः देखा जाए तो 52 वर्ण मानी गई है। ठीक है ना, 52 वर्ण होते हैं जिसमें स्वरों की संख्या 11 हो जाती हैं। उसके बाद अयोग वा होते हैं 2, और व्यंजन होते हैं 35, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या 11 है हिंदी वर्णमाला में। आपके सामने क्वेश्चन है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कितना आसान है, हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे। इस तरह से कर देने से विसर्ग हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फटाफट जवाब दीजिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं? जी हाँ, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आप बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, वर्णों
वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? क ख ग, च ज ड, त थ न और ट ठ न। आपको बताना है कि इसमें से अल्प प्राण ध्वनियों के समूह कौन सा है। आपका जवाब आ ही गया होगा, तो मैं आपको बता दूं, च ज ड ये जो है आपका अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप बताइए कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, इसमें से कौन वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है? ये आपको जवाब देना है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए रंग, ऑप्शन नंबर बी आकाश, ऑप्शन नंबर सी जाति, ऑप्शन नंबर डी अक्षर। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है आकाश जो है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे जवाब दीजिए कि कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? इसमें जो है त वर्ण घोष नहीं है, इस बात का आप याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसमें से आप जवाब दीजिए ए बी सी डी कौन सही होगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? जवाब दीजिए जल्दी फटाफट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो है, यही ध्वनि है उसी ही अनुस्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन शब्द में री स्वर नहीं है? कौन शब्द में री स्वर नहीं है, वो आपको जवाब देना है, फटाफट आप जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी में रिवाज जो है, रिवाज में आपको री स्वर देखने को नहीं मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये अंतिम क्वेश्चन जिसका आप जवाब देंगे, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव और आपको चहचहाना, ये जवाब देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अंतिम वाला तो सही दे जाओ, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। कलरव जो है एक ऐसे शब्द है जो अमात्रिक है, ठीक है। इसमें से कलरव अमात्रिक शब्द है, बाकी अमात्रिक शब्द नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे तो पीडीएफ बहुत बड़ा था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने इस वीडियो में कराया है। अगली वीडियो फिर बहुत जल्द आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, नए तो होंगे ही, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।